वैलिडिटी बेसिकली हम कहते हैं ना कि यार ये चीज वैलिड है, ये चीज इनवैलिड, चीज ठीक है और ये चीज ठीक नहीं है। इसी तरह हम जब किसी टेस्ट को, किसी रिसर्च को उस हवाले से बात कर रहे होते हैं तो तब हम ये वैलिडिटी की टर्म यूज करते हैं, तो उसके बदला में जो है वो कुछ और लिए जा सकते हैं। ये बुक के अंदर जो है वो टॉपिक रिसर्च के चैप्टर के अंदर है। जब आप चैप्टर नंबर जो है वो 9 निकालेंगे, एजुकेशनल रिसर्च, उसके अंदर ये टॉपिक वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दिया हुआ है। कुछ चीज़ों को मैंने इजाफा किया हुआ है, वो बुक के अंदर नहीं होंगी, आप उसको कहीं ना कहीं साइड पे लिख लीजिएगा। अच्छा, वैलिडिटी। अब यहाँ आज चूंकि असेसमेंट एवेल्यूएशन का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम इस चैप्टर को टेस्ट की मद के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे कि टेस्ट के अंदर वैलिडिटी क्या होती है और टेस्ट के अंदर रिलायबिलिटी क्या होती है। वैलिडिटी की सिंपल डेफिनेशन जो हम पढ़ते हैं वो ये है कि वैलिडिटी रेफर टू द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। यानी ये वो डिग्री, यानी जैसे आप कहते हैं ना, इसको आसान लफ्जों से मैं कहता हूं कि बेटा कल आपका फिजिक्स का टेस्ट होगा, अगले दिन आपका फिजिक्स का टेस्ट ठीक हो, तो इट मीन कि ये वैलिड था। ये टेस्ट क्या था? वैलिड था कि वो जो बताया गया था, टू डिग्री टू विच अ टेस्ट मैयर बट इट सपोज, जो मैयर करना चाहते हैं वही मैयर करें। या इसकी मिसाल देखें, मैंने कहा कल बच्चों आपका फिजिक्स का टेस्ट होगा और उसके अंदर एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा। अगले दिन टेस्ट होता है और मैं आपसे शॉर्ट क्वेश्चन या जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो लिखवा देता हूँ, एमसीक्यूज नहीं होते। तो क्या कि टेस्ट वैलिड होगा? ये टेस्ट इनवैलिड होगा। ये टेस्ट क्या होगा? इनवैलिड होगा। मैंने बताया कुछ और है और टेस्ट मैंने कुछ और दे दिया है। यानी ये वट जो हमने इंटेंट किया, जो हमारा इरादा था, जो हमने बताया था, जिस तरह हमने टेस्ट लेना हमने वो नहीं लिया। टेस्ट क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। या मैंने कहा कि कल आपका फिजिक्स का पहले 5 चैप्टर का टेस्ट होगा। कल जब आपने टेस्ट दिया तो मैंने सारा टेस्ट जो है वो 5वें चैप्टर से बना दिया, पहले 4 चैप्टर को छेड़े ही नहीं है। यानी अब ये टेस्ट भी इनवैलिड होगा। यानी इसके अंदर हम इक्विवेलेंसी पांचों चैप्टर से प्रॉपर इक्वल शराकत होनी चाहिए, डिसाइडेड शराकत होनी चाहिए कि इसमें से इतने पोर्शन, इतना पोर्शन, इस तरह करके हम उस सारे एरिया को, सारे कंटेंट को कवर कर रहे हैं। या टेस्ट जो है वो ऐसा हो कि जिस जो पढ़ाया हुआ है उसमें से हो कोई ऐसी आउट ऑफ द वे कोई चीज हमने टेस्ट में शामिल कर दी है, तो ये टेस्ट इनवैलिड हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना कि वैलिड टेस्ट वो होता है जो पढ़ाया हो, जितना पढ़ाया हो, जिस तरह कहा हो उस तरह का टेस्ट होना, ये वैलिडिटी होती है। इट इज अप्रोप्राइटनेस। आपका टेस्ट ना मुनासिब होना, अप्रोप्राइट होना चाहिए। बहुत बड़ा टेस्ट, बहुत लंबा टेस्ट, या बहुत शॉर्ट टेस्ट, ऐसा टेस्ट कि जो सारे उसके ऑब्जेक्टिव कवर ना कर रहा हो, ऐसा टेस्ट जो उस सारे यानी आउट ऑफ द वे आ रहा हो, वो चीज जो पढ़ाई हो उससे बहर हट के आ रहा हो, तो अप्रोप्राइट। मीनिंगफुलनेस यानी मीनिंगफुल होना चाहिए, समझ आने वाली बात होनी चाहिए, ऐसी बेतुकी बात नहीं होनी चाहिए, करेक्ट करेक्ट होना चाहिए। उसकी जो वेकेबलरी है वो आसान होनी चाहिए, वो आसानी के रीडिंग लेवल के ऊपर होना चाहिए, यानी वो आसानी से पढ़ा जाए। यानी अब टेस्ट बना दें ऐसी मुश्किल इंग्लिश यूज करें कि बच्चों को सवाल की समझ ना आए, तो टेस्ट वैलिड नहीं होगा। यानी आपका जो बच्चों के टेस्ट बनाया है उसकी आसान अल्फाज के अंदर हो, उसकी वो करेक्ट हो, उसकी ग्रामर करेक्ट हो, उसकी मीनिंग वाज़ेह तौर पर समझ आने वाले हों, वो एक मुनासिब टेस्ट होना चाहिए। इट परमिट्स अप्रोप्राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर। और वो प्रॉपर जो है वो यानी उसके अंदर बताया गया होगा ये 5 नंबर का है, ये 7 नंबर का है, ये 10 नंबर का है, इसको करने के बाद इतने नंबर मिलेंगे। यानी एक अप्रोप्राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर, इसमें किस तरह का कौन सा क्राइटेरिया फॉलो किया गया है। इट इज द मोस्ट फंडामेंटल कंसिडर इन डेवलपिंग एवेल्यूशन। ये सबसे ज्यादा, सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी चीज है। जब कभी हम टेस्ट बना रहे हो तो हमें टेस्ट की वैलिडिटी पहले देखनी चाहिए कि इधर दिस टेस्ट इज वैलिड आर नॉट। A valid measurement tool help us achieve the purpose of the measurement। जो वैलिड मेजरमेंट होती है वही तो हमें हमारे ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में मदद कर। अगर आपने मेजरमेंट इनवैलिड कर रहे हैं, पढ़ाया कुछ है, टेस्ट किसी और कंटेंट में से ले रहे हैं, बताया कुछ है और ले कुछ पूछ कुछ और रहे हैं, ऐसी सूरत के अंदर वो टेस्ट इनवैलिड होगा। जब वो टेस्ट इनवैलिड होगा तो वो अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर पूरा नहीं उतर रहा होगा। जो चीज हम जानना चाहते हैं हम वो नहीं जान रहे होंगे, जिसको जानना चाहिए था हम वो नहीं जान रहे होंगे, तो ये टेस्ट इनवैलिड हो जाएगा। इस स्लाइड की यहां तक बात की समझ आ गई? वैलिडिटी का बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। किसी को इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के अंदर मसला है तो बता दें। Validity is important in all forms of research and all types of tests।
हर टेस्ट के अंदर, हर टाइप्स के अंदर वैलिडिटी की बहुत ज्यादा अहमियत है। और ये इसकी हम फिर मुख्तलिफ कैटेगराइज भी करते हैं। हम कहते हैं इट इज हाईली वैलिड, इट इज मॉडरेटली वैलिड, इट इज जनरली इनवैलिड। भाई एक बिल्कुल प्रिसीजन 100% एक्यूरेट हो, आसान अल्फाज के अंदर हो, 5 चैप्टर के हैं तो पांचों चैप्टर में से हो, हर चैप्टर की प्रॉपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, एमसीक्यूज हर चैप्टर में से एमसीक्यूज हो, यानी तमाम क्राइटेरियाज को एक टेस्ट फुलफिल कर रहा है, तो ऐसे टेस्ट को हम हाईली वैलिड कहेंगे। और एक टेस्ट ऐसा जो जो तमाम क्राइटेरियाज को फुलफिल नहीं कर, यानी 5 चैप्टर है तो 4 चैप्टर में से टेस्ट बनाया, एक चैप्टर को स्पेयर कर दिया है, तो हम कहेंगे मॉडरेटरी वैलिड है। और एक टेस्ट ऐसा है जो पढ़ाए 5 चैप्टर हैं, टेस्ट 8 चैप्टर में से आ गया, तो हम कहेंगे ये इनवैलिड टेस्ट है। इफ अ टेस्ट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर सेवरल डिफरेंट पर्पस, इट भाई अगर ये भी बात करता है कि अगर हमारा टेस्ट के बहुत सारे पर्पस हैं तो उन सब पर्पस को फुलफिल करना चाहिए। यानी मैंने कहा आपसे एमसीक्यूज भी पूछे जाएंगे, या इसको और छोड़ें, मैंने कहा बच्चों कल आपकी इंग्लिश का टेस्ट होगा, हम आपकी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन को चेक करेंगे। अब इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में क्या चीजें आती हैं, आपके टेंसेस भी आ जाते हैं, आपको आर्टिकल का यूज करना, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करना, मतलब इंग्लिश के अंदर बहुत से ग्रामर्स के रूल्स हैं उनको हम फॉलो करते हैं, वोकेबलरी भी देखते हैं, कंप्रीहेंशन भी, और इसके बहुत सी चीजें हम देख रहे होते हैं। अब अगले दिन मैं टेस्ट लेता हूँ तो सारा टेस्ट वोकेबलरी के ऊपर है, मैंने सारा फोकस किसके ऊपर है, वोकेबलरी के ऊपर है। तो ये टेस्ट तो अब इंग्लिश को उसको यानी कि कंप्लीटली अब मेरे पर्पज को पूरा तो नहीं कर रहा ना, मैं तो जानना बच्चों की ग्रामर है कंपोजिशन की बात कर रहा था। अब मैंने एक वोकेबलरी से ले ली तो बात पूरी ना, या मैं सिर्फ टेंसेज में से टेस्ट ले लेता हूँ तब भी वो टेस्ट पूरे मयार के ऊपर पूरा नहीं उतरता। यानी मुझे टेस्ट ऐसा चाहिए था जो मेरे पर्पज को 100% फुलफिल करे, तो वो तभी मेरा टेस्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए था, वैलिड होता। लेकिन अगर वो टेस्ट पार्शली फुलफिल कर रहा है, अगर वो चंद चीजों को कर रहा है सबको नहीं कर रहा, तो वो टेस्ट जो है वो वैलिड, कंप्लीट हाईली वैलिड नहीं होगा, वो मॉडरेटली वैलिड या इनवैलिड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एट एनी कॉलेज केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री की मिसाल दी हुई है कि किसी कॉलेज के अंदर केमिस्ट्री के बच्चों की टेस्ट लेते हैं, कि बच्चों की देखते हैं कि बच्चों ने क्या किया केमिस्ट्री के अंदर। अब मेरा पर्पज क्या है, उसके अंदर मेरे बहुत सारे पर्पज होने चाहिए। अच्छा इसकी एक और भी बात है कि अ टेस्ट इज वैलिड फॉर वन थिंग, इट शुड बी वैलिड फॉर एवरीथिंग। अब देखिए अगर बहुत से क्राइटेरियाज हैं उन सबके ऊपर पूरा उतरना चाहिए। अब पहले मैंने टेस्ट लिया बच्चों से केमिस्ट्री का, तो मैं कहता टू असेस स्टूडेंट एंड ऑफ ईयर केमिस्ट्री लर्निंग, एक पर्पज तो ये है कि साल गुजर गया, अब साल के अंदर बच्चों ने केमिस्ट्री कितना सीखा है वो, टू प्रेडिक्ट स्टूडेंट फ्यूचर परफॉर्मेंस इन साइंस क्वेश्चन, इससे ये भी पता चल गया कि बच्चे को साइंस कितनी आती है। और इवन आ सिलेक्ट स्टूडेंट फॉर एडवांस, और इससे हमें ये भी पता चल गया कौन से बच्चे जो है वो मुस्तकबिल के अंदर जाकर केमिस्ट्री के अंदर अच्छे होंगे। यानी ये तमाम क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा, तो इट मीन ये टेस्ट बहुत ज्यादा जबरदस्त वैलिड होगा। ठीक है, द सेम टेस्ट मे बी गिवन टू ग्रुप्स ऑफ रिस्पोंडेंट विद सिग्निफिकेंट डिफरेंस, यही सेम टेस्ट मुख्तलिफ लोगों को, यानी गिवन टू ग्रुप्स ऑफ रिस्पोंडेंट विद मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोगों को भी एक टेस्ट दिया जा सकता है। वन ग्रुप, मिसाल तौर पे देखें, एक चंद लोगों से मैं टेस्ट लिया, उनको उन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है, और चंद लोगों से टेस्ट लिया उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ। अब भी हम देखेंगे कि क्या चीज, वन ग्रुप हु हैव स्टडीड द टेस्ट मटेरियल, कुछ वो है जिन्होंने उस टेस्ट को, जो टेस्ट मैंने लिया है पढ़ा हुआ है, कुछ नहीं पढ़ा हुआ। द डिफरेंसेस मे आर मे नॉट हैव बीन कंसिडर्ड व्हेन द टेस्ट इज डेवलप्ड, अगर हमने टेस्ट के टाइम पे ये डिफरेंस याद नहीं, मिसाल के तौर पे मैंने जो बच्चे क्लास में आते रहे हैं और जो बच्चे क्लास में नहीं आते रहे, तो मैं उनको अगर मद्देनजर रख के टेस्ट बनाता हूं, उनको मद्देनजर रख के टेस्ट बनाता हूं, तो ये टेस्ट इनवैलिड हो जाएगा। क्योंकि मैं तो ये देख, क्योंकि फिर ओवरऑल सारे कंटेंट को मैं नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा हाँ इन्होंने ये आए हैं इनको मुताबिक मैं कर रहा हूँ, जो नहीं आए उनको, मुझे एक जनरल ओवरव्यू होना चाहिए, मुझे ये नहीं देखना चाहिए कि कौन था कौन नहीं था, जो मैंने कंटेंट पढ़ाया, जो जिम्मे लगाया हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव जिम्मे है, उस सारे को मैंने देखना है। Validity is specific to the interpretation being made and to the group being tested. हमें पता होना चाहिए कि किन बच्चों से टेस्ट लेना है और क्या टेस्ट लेना है। मैं कौन सी स्पेसिफिक स्किल, यानी आप जो बच्चों से टेस्ट ले रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप बच्चों में कौन सी स्पेसिफिक स्किल जो है वो मेजर कर रहे हैं, क्या और कौन से बच्चे हैं, और क्या उनसे किस क्लास के बच्चे हैं, किस कौन सी स्किल, कौन से टेस्ट, कौन सी चीज आप जानना चाह रहे हैं। वी कांट से सिंपली से द टेस्ट इज वैलिड। अच्छा ये भी है, आप हमेशा सिर्फ ये नहीं कह सर ये टेस्ट वैलिड है, नहीं, बल्कि आप कहेंगे द टेस्ट इज वैलिड फॉर द पर्टिकुलर, यानी किसी खास चीज के लिए, द टेस्ट इज वैलिड फॉर मेजरिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, द टेस्ट इज वैलिड वैलिड फॉर मेजरिंग इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, यानी वो प्रॉपर आपने मेंशन करना है कि किस चीज के लिए टेस्ट वैलिड है। बात की समझ आ रही है?
थोड़ा सा हाजिर होके बैठें। और अगर जो है वो बात कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एक दफा बाद में फिर सुन लीजिएगा। ये टेस्ट जो है ना, ये वाला टॉपिक मुश्किल है, और लोगों ने इसको मजीद मुश्किल करके समझाया हुआ है। इसके हमारे पास ना वैलिडिटी की टाइप्स हैं। चार टाइप्स हैं: कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड कंसीक्वेंशियल वैलिडिटी। अब हम वन बाय वन वैलिडिटी, इनकी वैलिडिटी को देखते हैं। पहला जो है कंटेंट वैलिडिटी, जैसा कि ये लफ्ज से शो हो रहा है, कंटेंट जो मवाद है उसकी वैलिडिटी। मिसाल, बच्चे जो इसमें मैंने पहले मिसाल दी थी, 5 चैप्टर पढ़ाए हैं, उन पांचों चैप्टर में से टेस्ट होता है। कंटेंट वैलिडिटी है ना, इसको हम कहते हैं, मतलब जो जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने करवाया है, वो वाला टेस्ट होना, ठीक है। अब कंटेंट वैलिडिटी को पहले ये देखिए, इसको फर्दर दो टाइप, एक होती है आइटम वैलिडिटी। जी जी बिल्कुल। आप जो है वो टेस्ट बनाएंगे, और उसके बाद आप इसको देखेंगे। या इसके में आगे फर्दर एक स्लाइड है जिसके अंदर हमें हमें वैलिडिटी का कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है। वैलिडिटी चेक करने का कोई फार्मूला नहीं है, ये एक जो है ना वो ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि थर्ड पार्टी से हम वैल्यूएशन करवा सकते हैं, यार ये देखो ये टेस्ट वैलिड है कि नहीं। मैंने मिसाल के तौर पे अपना एमफिल का क्वेश्चनेयर बनाया। अब एमफिल का जो क्वेश्चनेयर होता है ना, उसकी आपको वैलिडिटी करवानी होती है। तो डिफरेंट, इटली में एक डॉक्टर साहब थे, और इसी तरह जो है मुख्तलिफ जो बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर 3-4 प्रोफेसर जो है डॉक्टर एजुकेशन के, उनको मेरा क्वेश्चनियर भेजा गया। उन्होंने फिर उसके अंदर मिस्टेक्स निकाल के और उनको एक वैलिड टेस्ट बना के उन्होंने किया कि दिस टेस्ट इज वैलिड, यानी उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया, उनकी वैलिडिटी मिली। तो फिर मेरा टेस्ट, मैंने जो क्वेश्चनियर है वो मार्की के अंदर स्प्रेड किया कि वो जो है ना वो बाकी लोग जो है उसको अटेम्प्ट करें। तो अब ये बेसिकली जो है ना, ये वैलिडिटी हम इस चेक कर रहे होते हैं कि वो टेस्ट हर चीज के ऊपर पूरा उतर रहा है। अगर वैलिडिटी टेस्ट नहीं है तो मैं थोड़ा आपके सवाल को नहीं सही समझा। अच्छा, कंटेंट वैलिडिटी में आइटम वैलिडिटी और सैम्पलिंग वैलिडिटी। आइटम वैलिडिटी जो होती है ना, इसको फेस वैलिडिटी भी कहते हैं। वो फेस वैलिडिटी में ये है कि मैंने कहा बच्चों आपका एमसीक्यूज का टेस्ट होगा, और अगले दिन अगर एमसीक्यूज का टेस्ट किया तो इट मीन ये जो है ये आइटम वैलिडिटी है। यानी मैंने कहा था जो आइटम होंगे आपके, आइटम से मुराद जो सवाल हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन है, तो मैंने कहा था कि वो एमसीक्यूज होने होंगे। अगर पेपर के अंदर एमसीक्यूज आ गए तो इट मीन कि ये टेस्ट जो आइटम वैलिडिटी है वो है, यानी ये आइटम ये वैलिड है, ये फेस वैलिडिटी इसकी ओके है। और अगर टेस्ट जो है वो एमसीक्यूज के बजाय वो लॉन्ग क्वेश्चन आ गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है, तो ये फेस वैलिडिटी नहीं होगी। इसी तरह सैम्पलिंग वैलिडिटी, अगर मैंने 5 चैप्टर कराए हैं, तो तमाम एरियाज को, तमाम चैप्टर में से अगर टेस्ट बनाया गया है तो सैम्पलिंग वैलिडिटी होगा। और अगर तमाम एरियाज को चेक नहीं कर रहा, तमाम एरियाज में से टेस्ट नहीं है, तो सैम्पलिंग वैलिडिटी नहीं होगा, ठीक है। आइटम या फेस वैलिडिटी और सैम्पलिंग वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी की ही टाइप्स हैं। A test designed to measure knowledge of biology facts would have good item validity if all the item are relevant to biology। अगर तमाम क्वेश्चन बायोलॉजी के रिलेटेड है तो इट मीन ये आइटम फेस वैलिडिटी ठीक है, यानी वो उसी में से है। बट पुअर सैम्पलिंग वैलिडिटी, और अगर ये हो कि किसी चैप्टर में ज्यादा सवाल हैं, किसी में कम है, किसी को स्किप कर दिया है, तो फिर सैम्पलिंग वैलिडिटी पुअर होगी। आइटम वैलिडिटी ठीक है कि तमाम चैप्टर को उसने टच किया है। बात को समझ रहे हैं मेरी? कंटेंट वैलिडिटी की सबको समझ आ गई? Okay. It is important to clearly identify and examine the bounds of the content area to be tested before constructing a selecting test or measuring instrument। यानी हमें पता होना चाहिए कि हम कितना बाउंड हैं, क्या किन किन एरियाज में से मुझे टेस्ट बनाना है। और वो कंटेंट वैलिडिटी इज ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस फॉर अचीव। जो हमारे अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट वो बोलते हैं जो हम किसी स्पेसिफिक कंटेंट को पढ़ाने के बाद बच्चों से लेते हैं, और प्रॉपर बाद में उसका रिजल्ट शीट बना रहे होते हैं, और बच्चों को उसकी बुनियाद पे अवार्ड डिग्री दे रहे होते हैं। ये टेस्ट हमारे अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे तो इसकी क्या है, कंटेंट वैलिडिटी की बहुत ज्यादा अहमियत है। अ टेस्ट स्कोर कांट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट अ स्टूडेंट अचीवमेंट। स्टूडेंट की एग्जैक्ट अचीवमेंट हमें एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते अगर इफ इट डजंट मेजर व्हाट द स्टूडेंट वाज टॉट। अब ये मेजर ना करें कि स्टूडेंट को पढ़ाया क्या गया है और बच्चे ने सीखा क्या है। कंटेंट वैलिडिटी विल बी compromised if the test cover topic not taught or if it does not cover topic that have been taught। कम कंटेंट वैलिडिटी तभी कंप्रोमाइज हो सकती है कि जब जो टॉपिक हमने पढ़ाए हैं और जो टॉपिक हमने नहीं पढ़ाए, वो उनको, अब मिसाल के तौर पर मैं बच्चों को जिम्मे लगाता हूँ, बच्चों में 5 चैप्टर आपने करके आने हैं।
अब कुछ चैप्टर मैंने पढ़ा दिए, कुछ नहीं पढ़ाए, लेकिन मैंने जिम्मे सारे लगाए थे। ऐसी सूरत में कंटेंट वैलिडिटी कंप्रोमाइज हो सकती है कि मैंने बच्चों को कहा था कि भाई 5 चैप्टर में से सवाल आने हैं, मैं जितने पढ़ा सका वो अलग बात है। ये होगा, यानी यहाँ पे हम कंटेंट वैलिडिटी को कंप्रोमाइज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ ऐसी सूरत हाल ना हो, मैंने बताए हुए थे 3 चैप्टर, उन्हें 3 चैप्टर में से मैं टेस्ट लेता हूँ, 3 चैप्टर से मैंने बच्चों को बताए थे टेस्ट 5 में से ले लेता हूँ। बच्चों ने चौथा पांचवा का देखा ही नहीं, उन्हें पता इसमें से आना ही नहीं है, लेकिन सवाल आ गया है, तो इस सूरत में टेस्ट वैलिड नहीं होगा। कंटेंट वैलिडिटी की ये पहले मैंने बात की है कि इसका कोई फार्मूला नहीं है, बल्कि एक एक्सपर्ट जजमेंट है। जजमेंट की बुनियाद पे हम कहते हैं, यानी कोई बंदा जो है वो इसको कोई फार्मूला नहीं है, कोई कंप्यूट नहीं किया जा सकता, बल्कि कोई बंदा थारोली उसकी ऑब्जर्वेशन करेगा, उसको देखेगा, और उसके बाद वो कहेगा कि ये हाँ ये प्रॉपर ये उन्हीं एरियाज में से आ रहा है। कंपैरिजन ऑफ व्हाट वाज टॉट एंड व्हाट इज बीइंग टेस्टेड, यानी इसमें बेसिकली यही करते हैं कंटेंट वैलिडिटी के अंदर, क्या पढ़ाया गया है और कहाँ से टेस्ट लिया गया, क्या उसी में से when the two coincide the content, जब दोनों यानी जितना पढ़ाया गया है उसी में से टेस्ट लिया गया है, तो टेस्ट की वैलिडिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। जब पढ़ाया कुछ और गया है, टेस्ट कहीं और से है, तो कंटेंट वैलिडिटी लो होगी या इनवैलिड हो जाएगा। ये वाली टाइप, पहली टाइप, 4 टाइप में से पहली टाइप हम मुकम्मल कर चुके हैं, कंटेंट वैलिडिटी। क्या किसी को कंटेंट वैलिडिटी के अंदर मसला है? कंटेंट वैलिडिटी जिसमें फेस वैलिडिटी यानी आइटम वैलिडिटी और सैम्पलिंग वैलिडिटी की हमने बात की है, क्या इसको किसी को मसला है? ओके। अब इसके अंदर आते हैं अगली क्राइटेरियन वैलिडिटी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। पहले इसको आसान लफ्जों के अंदर समझ लें बच्चे। मैं कहता हूं कि मैं ना टेस्ट बनाने लगा हूं, और मैं पेपर आपसे लूंगा, और ये पेपर जब आप देंगे ना, ये पेपर आप देंगे, तो ये पेपर सिमिलर उस पेपर की तरह है जो माजी में फला आपने टेस्ट दिया था। यानी उस टेस्ट को जो मैं आपसे अब ले रहा हूं, उसको माजी के किसी टेस्ट के साथ कंपेयर कर रहा हूं, कि अगर आपके आज के इस टेस्ट में इतने नंबर आ गए, तो बच्चे आपके माजी में भी इतने नंबर होंगे। यानी मैं कहता हूं कि बेटा जो मैं आपसे टेस्ट ले रहा हूं 2022 में जो लेक्चरर का टेस्ट हुआ था मेरा, ये टेस्ट सिमिलर उसकी तरह ही है। अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, इट मीन अगर वो वाला टेस्ट आप देते हो तो आप उसमें भी अच्छा परफॉर्म करते, अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो उसमें भी अच्छा परफॉर्म ना करते। यानी मैं माजी के किसी टेस्ट के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ। एक ये इसे कहते हैं कंकरेंट वैलिडिटी। ये नीचे मैंने फर्दर जो यहाँ पे जो है वो कंकरेंट वैलिडिटी की बात की है, ठीक है। दूसरी जो चीज है हमारे पास प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। मैं कहता हूँ बेटा जो मैं टेस्ट आपसे ले रहा हूँ, अगर आप इस टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करोगे, तो जो आपका मुस्तकबिल के अंदर टेस्ट होना है, वो वाला टेस्ट भी आपका जबरदस्त होगा। यानी अब वाले टेस्ट को मुस्तकबिल के साथ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। अब वाले टेस्ट में अच्छा करेंगे। क्राइटेरियन का सिंपल में बताएं। क्राइटेरिया, ये क्राइटेरियन की फर्दर मैं टाइप बता रहा हूँ, ठीक है, क्राइटेरियन की, ये इसी की दोनों चीजें हैं, क्राइटेरिया की ही। क्राइटेरिया के अंदर हम किसी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे होते हैं, यानी एक बात कर रहे होते हैं कि ये फलां भाई एक टेस्ट माजी का था, मैं कहता हूँ ये टेस्ट उसी के ऊपर ये टेस्ट जो मैं आज ले रहा हूँ ये माजी की तरह ही है। एक टेस्ट आज लेता हूँ, कहता हूँ ये मुस्तकबिल की तरह ही है। तो बेसिकली क्राइटेरिया को हम देख रहे होते हैं। Criterion related validity is determined by relating performance on the test to performance on a second test other में, यानी एक टेस्ट को किसी सेकंड टेस्ट, चाहे वो माजी का हो चाहे वो मुस्तकबिल का हो, उनके साथ कंपैरिजन करना, उनके साथ रिलेट करना, उनके ऊपर उसको पूरा उतारने की कोशिश करना, ये हमारी क्राइटेरियन वैलिडिटी होती है। द सेकंड टेस्ट आर मेजर ऑफ द इज द क्राइटेरियन अगेंस्ट विच द वैलिडिटी ऑफ द इनिशियल टेस्ट इज जज, जिसकी, यानी कि जो आज जो माजी के अंदर टेस्ट हो गया है, उसकी जो हमने उसकी जज किया था, आज वाला टेस्ट उसी जजमेंट में पूरा उतरेगा। या जो आज हम टेस्ट ले रहे हैं, ये जो जज होगा, ये मुस्तकबिल पे होने वाले टेस्ट के ऊपर पूरा उतरेगा। थोड़ी बात समझे? कम, यानी एक टेस्ट लेना है और उसको किसी दूसरे टेस्ट के साथ जोड़ना है। अच्छा यहाँ परफॉर्म करोगे, यानी जैसे होता है ना बच्चे चीटिंग कर लेते हैं, ये अगली रिलायबिलिटी में हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो भाई हम कहते हैं बेटा अब टेस्ट दे दो, और अगर उसने अब वाले नंबर कम दिए, इसका मतलब है कि बेटा वहां पे जो पिछला आपने टेस्ट दिया ना, आपने वहां नकल लगाई थी, आपने वो ठीक नहीं किया था। तो इट मीन कि वो बच्चों को उसको वो क्राइटेरिया के ऊपर पूरा नहीं उतरता टेस्ट के अंदर, कहीं ना कहीं या टेस्ट उस जैसा नहीं है, या बच्चों ने 2 नंबरी की हुई है। थोड़े समझे हैं? मैडम सना अख्तर साहिबा।
अच्छा जी, उसके बाद है कंकरेंट वैलिडिटी। अब उसी की जो दो टाइप है, कंकरेंट वैलिडिटी क्या होता है? द डिग्री टू विच स्कोर ऑन वन टेस्ट आर रिलेटेड टू स्कोर ऑन अ सिमिलर प्री एग्जिस्टिंग टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड इन द सेम टाइम फ्रेम आर द सेम सम अदर वैलिड मेजर अवेलेबल एट द सेम टाइम। यानी एक टेस्ट अब लिया है, उसके नंबर प्री एग्जिस्टिंग पहले से हुए किसी टेस्ट के नंबर के मुताबिक कंपैरिजन कर रहे हो, देख रहे हो, मेजर कर रहे हो, उस क्राइटेरिया पर देख रहे हो। अ टेस्ट डेवलप, अच्छा इसकी एग्जांपल देखें। A test developed that claim to do the same job as some other test but it is easier or faster। सिमिलर उसी तरह का टेस्ट है जिस तरह का, यानी वो दावा कर रहा है वो टेस्ट कि ये टेस्ट जो मैं आज ले रहा हूं ये उसी तरह का टेस्ट है जिस तरह का आपने वाजे में दिया था। वन वे टू डिटरमाइन वेदर द क्लेम इज ट्रू is to administer the new and the old test to the same group and compare the score and establish a relationship of discrimination। अगर उन बच्चों के यानी कि माजी के स्कोर अब स्कोर ठीक आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो इसका हम कह सकते हैं कि यार ये बिल्कुल हमारा ये कंकरेंट वैलिडिटी के ऊपर पूरा उतरता है। इसमें क्या करना क्या होता है कि आप एडमिनिस्टर न्यू टेस्ट टू डिफाइन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, आप बच्चे डिफाइन करते हैं किन से टेस्ट लेना है, आप उनसे टेस्ट लेते हैं, आप एक वैलिड क्राइटेरियन टेस्ट एक टेस्ट लेते हैं टू द सेम ग्रुप एट द सेम टाइम और शॉर्टली देर आफ्टर। हो सकता है वो टेस्ट आपने 2 दिन से पहले लिया है, हो सकता है वो 2 घंटे पहले लिया है, आप अगला टेस्ट उससे 1 घंटा बाद ले रहे हैं और उसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं। यानी इसकी बात सिर्फ ये याद रख लें, ये इसमें 1 साल पुराना भी हो सकता है, 6 माह पुराना भी हो सकता है, 2 दिन 1 घंटा तक पुराना टेस्ट हो सकता है, लेकिन वो बस उसका कंपैरिजन परी एग्जिस्टिंग जो पहले टेस्ट हो चुका होता है उसके साथ हो रहा होता है। उन दोनों टेस्ट के स्कोर जो होते हैं उनको कोरिलेट करते हैं, रिजल्ट्स को एवेल्युएट करते हैं। अगर रिजल्ट सिमिलर है तो कंकरेंट वैलिडिटी ओके है, अगर रिजल्ट डिफरेंट है, 10% ज्यादा फर्क आ रहा है, तो वो कंकरेंट वैलिडिटी ठीक नहीं होगी। अब प्रिडिक्टिव, प्रिडिक्टिव कहता है टू विच अ टेस्ट कैन प्रिडिक्ट हाउ वेल एन इंडिविजुअल विल डू इन द फ्यूचर सिचुएशन। कि भाई एक टेस्ट जो है ना अब लिया मैंने, जैसे हमारे देते हैं प्लेसमेंट टेस्ट, ये जो हम यूनिवर्सिटी के अंदर टेस्ट लेते हैं, जो फॉर एग्जांपल वो आपने गैट का टेस्ट देते हैं, आप एनटीएस टेस्ट देते हैं, आप जीआरई के टेस्ट देते हैं, आईलेट का टेस्ट देते हैं, ये सारे टेस्ट क्या शो करते हैं? ये चीज बताते हैं ना कि अगर बंदे ने यहाँ पे परफॉर्म अच्छा किया तो आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। यूनिवर्सिटी एडमिशन से पहले टेस्ट लेती है, उस टेस्ट में से जो पास होता है यूनिवर्सिटी उसी को एडमिशन देती है। इसका मतलब यूनिवर्सिटी समझती है कि वो ये बेसिकली वो प्रेडिक्टिव टेस्ट होता है कि उसके अंदर यही देखा जा रहा होता है कि अगर बच्चे ने ये टेस्ट अच्छा कर लिया है, इसका मतलब है कि ये डिग्री करने के बच्चा काबिल है और डिग्री भी बच्चा अच्छा अच्छी तरह करेगा। इफ एन अलजबरा एप्टीट्यूड टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर एट द स्टार्ट ऑफ द स्कूल के अंदर अलजबरा का टेस्ट पहले लिया गया है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है बच्चे की वो उससे हमें पता चल रहा होगा कि बच्चा मुस्तकबिल के अंदर भी जो है वो ऐसी ही परफॉर्मेंस जो है वो देगा। और अलजबरा अगर उसने यहाँ तक इतना कर लिया ना, मुस्तकबिल में अलजबरे को समझ सकेगा। ये प्रेडिक्टिव वैलिडिटी होती है, ठीक है। और ये जीआरई टेस्ट जो होता है ये भी इसी पर्पज के लिए होता है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी टेस्ट लेती हैं, वो सारे इसी तरह के होते हैं कि वो उनसे प्रेडिक्शन ही हमारी मकसूद होती है, ठीक है। और प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट में वेरी डिपेंडेंट, हाँ वैलिडिटी समटाइम वेरी कर रही होती है, करिकुलम इन्वॉल्व, टेक्स्ट बुक यूज, जियोग्राफिक लोकेशन। समटाइम मुख्तलिफ एक बंदा किसी और इलाके से पढ़ के किसी और इलाके में टेस्ट देने गया हुआ है, या पहले किसी और ने करिकुलम और पढ़ा है अब करिकुलम और पढ़ाया जाएगा, तो समटाइम ये इनवैलिड हो सकता है। लेकिन बहुत सी चीज़ें इसके अंदर हम टेस्ट बनाते ही इसी तरह है कि वो ताकि वही चीज़ उस ऑब्जेक्टिव को चेक करे कि ये बंदा काबिल है करने के कि नहीं काबिल। नो टेस्ट विल हैव परफेक्ट, कोई 100% प्रडिक्टेबिलिटी नहीं होती। हम इसको जो है ना वो 10% 20% के डिफरेंस आ जाते हैं, देयर फॉर कम्बिनेशन ऑफ सेवरल टेस्ट स्कोर। हाँ ये है कि आप बार बार टेस्ट लें तो इससे हमें एक अच्छी जो है ना वो ऑप्टिमिस्टिक हमें रिपोर्ट मिल जाएगी, जिससे हम कह सकेंगे कि ये टेस्ट 100% यानी किसी एक टेस्ट की प्रडिक्शन ना करें बल्कि 4-5 टेस्ट लें तो फिर प्रडिक्शन करें आप। यहाँ तक समझ आ गई? पिछली दो दो टाइप हमारी हो गई हैं, इसके बाद हम तीसरी शुरू करने लगे हैं। पिछली दो की समझ आ गई है, क्राइटेरियन की और कंटेंट वैलिडिटी की। आगे स्टार्ट करूं? अच्छा जी, उसके बाद है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होता है बच्चे, इसको आसानी से समझिएगा, मतलब इसको आसान तरीके से समझाता हूँ। आप ना, मैं एक टेस्ट आपसे लेता हूँ और मैं कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? बनाना, तामीर करना। इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी से मुराद है टेस्ट बनाते हुए आप उसकी वैलिडिटी को चेक करेंगे। अब उसकी वैलिडिटी कैसे चेक होगी? कि हर टेस्ट जो हम लेते हैं बच्चों से उसका कोई ना कोई पर्पज होता है ना। यानी मैं बच्चों की एडिशन का टेस्ट ले रहा हूँ कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये बच्चे इनको जमा आती है कि नहीं आती, मैं उसके ऊपर टेस्ट ले रहा हूँ। ये टेस्ट मेरा क्या कराएगा? ये कंस्ट्रक्ट यानी कि इसके अंदर मेरे जेन के अंदर मेरे उस वक्त ऑब्जेक्टिव ये होगा कि ये टेस्ट में बच्चों की
अब इस एबिलिटी को, उनकी जमा देखने के लिए कि बच्चे 4 इंची तक, 5 इंची तक जमा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये होगा हमारा कंस्ट्रक्ट, यानी ये हमारा आइडिया होगा टेस्ट बनाते हुए। अब अगर मैं टेस्ट बुक बनाता हूँ बच्चों का, और उसके अंदर मैं जो है ना वो काउंटिंग के सवाल करने लग जाता हूँ कि हाँ जी 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, 5 के बाद जी 2 छोड़ दे और फिर क्या आएगा जी। तो मैं अगर इस तरह के सवाल मैं उनसे बच्चों का उनको कहूँ टेबल मुझे सुना, टेबल का लिख के दो फलां, ये टेस्ट पूछ रहा हूँ उनसे बच्चों से। मैं उन बच्चों से ना कुछ और जो है ना कहता हूँ इंग्लिश को उर्दू में, उर्दू को इंग्लिश में लिखें। अब मैं ऐसी बातें अगर पूछने लग गया हूँ, तो बताएं कि क्या वो कंस्ट्रक्शन की वैलिडिटी पूरी होगी, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। मेरा ऑब्जेक्टिव तो था कि मेरा टेस्ट टोटली जमा के ऊपर होना चाहिए, यानी वो जमा को मेजर करना चाहिए। लेकिन अगर मैंने टेस्ट जो है वो बनाया है, और वो टेस्ट किसी और चीज को रिफ्लेक्टेड हुए, यानी वो टेस्ट मेरी चीज से हट के कुछ और मेजर कर रहा है, तो ये भाई ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी नहीं है। यानी इट रिफ्लेक्ट द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर एन इंटेंडेड हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। जो हाइपोथेटिकल से मुराद यहाँ पे ये है जो मेरा मफरूजा है, यानी जो हाइपोथेसिस है, जो चीज मैं मेजर करना चाह रहा हूँ, जिस ख्याल के ऊपर, जिस ऑब्जेक्टिव के ऊपर, जिस चीज को मैं अपने जहन में रख के बच्चों की देखना चाह रहा हूँ कि ये बच्चे जमा के अंदर कितने अच्छे हैं, ये बच्चे इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर कितने अच्छे हैं, ये बच्चे इंग्लिश के अंदर कितने अच्छे हैं, तो उसी के रिलेटेड वो टेस्ट होना चाहिए और तमाम चीजों को मेजर करना चाहिए। तो ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है। कंस्ट्रक्टिबिलिटी आर नॉन ऑब्जर्वेबल ट्रेड। सम टाइम ये जो कंस्ट्रक्टिबिलिटी होती है, नॉन ऑब्जर्व ट्रेड, जैसे इंटेलिजेंस, मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ। मैं कहता हूँ बच्चों आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट है, ठीक है, मैं आपने कहता नहीं हूँ, बल्कि मैं बच्चों को टेस्ट डिसाइड कर बनाता हूँ, और उसका मेरा पर्पज ये है कि मैंने बच्चों की इंटेलिजेंस चेक करनी है। अब मैंने टेस्ट बनाया है, और अगले दिन टेस्ट के अंदर मैं बच्चों की वोकैबुलरी का टेस्ट ले लेता हूँ। यानी बजाय ये कि अब ठीक है वोकैबुलरी भी इंटेलिजेंस के अंदर आती है, लेकिन सिर्फ उसके अंदर चाहिए था कि मैं वो तमाम जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, सवाल होते हैं किसी शख्स की इंटेलिजेंस को देखने के लिए, जो गार्डनर की थ्योरी थी उसके मुताबिक उसको फॉलो करता। यानी मैं उसके उससे टेस्ट में तमाम चीज़ों को पूछता तब वो ठीक था। ठीक है, अगर मैं किसी एक चीज को फोकस कर रहा हूं, तो ये कोई अच्छी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, ये कंस्ट्रक्ट रियलिटी के ऊपर पूरा नहीं उतरेगा। इसी तरह समटाइम एग्जाइटी है, अनेस्टी है, ये सारी चीजें अगर इनके ऊपर आप टेस्ट बनाते हैं, और उसको आप ख्याल करते हैं पहले कि मैं मेरी हाइपोथेटिकल ये है कि ये चीजें होनी चाहिए, वो टेस्ट उसके ऊपर होना चाहिए। इफ अ टेस्ट ट्रूली measure the construct it claim to, not something else it has, यानी जो मैंने सोचा, जो मेरी हाइपोथेसिस है, टेस्ट वो सारी चीजें मेजर कर रहा है, तो वो हाई वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है। सपोज अ साइकोलॉजिस्ट डिजाइन अ न्यू टेस्ट टू मेजर इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट टेस्ट बनाता है। द टेस्ट इंक्लूड क्वेश्चन ऑन लॉजिकल रीजनिंग। टेस्ट के अंदर लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सब कुछ है उसके अंदर। तो जाहिर बात है ये टेस्ट तो बड़ा जबरदस्त है कि ये इंटेलिजेंस की सारी चीजों को मेजर करता है। तो लाइक द अदर आईक्यू टेस्ट की तरह ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। तो ये वाला हम कहेंगे कि हाई कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। लेकिन अगर टेस्ट के अंदर मैं सिर्फ वोकैबुलरी और स्पेलिंग की बातें ही करता हूँ, मैं उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, मेमोरी है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, इनकी बात नहीं करता, सिर्फ वोकैबुलरी की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि ये तो सिर्फ बाइस्ड हो गया, टेस्ट सिर्फ लिंग्विस्टिक की तरफ हो गया है, ये तो सिर्फ वोकैबुलरी को मेजर कर रहा है। इसका मतलब है कि ये टेस्ट जो है वो लो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, ये मुकम्मल इसकी वैलिडिटी नहीं है, यानी ये 100% वैलिड नहीं है। कंस ये वाली हमारी तीसरी टाइप भी मुकम्मल हो गई जी। इसमें बताएं जरा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की किसी को समझ ना आई हो। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी समझ गए हैं, हमारी हाइपोथेसिस के ऊपर पूरा उतरना। इसके बाद हमारी लास्ट वैलिडिटी है वो कंसिक्वेंशियल वैलिडिटी। देखिए किसी भी चीज को हम उसके नतायज की बुनियाद पर डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर किसी चीज के नतायज अच्छे हैं नहीं है, किसी चीज के नतायज अच्छे नहीं होंगे, तो वो चीज ठीक नहीं होगी। यानी मिसाल के तौर में देखता हूँ, मैंने आपसे एक टेस्ट लेना था, और मैंने वो टेस्ट बनाया, और टेस्ट के अंदर मैंने बड़े अजीब से सवाल शामिल कर दिए, जो कि साइकोलॉजिकली आपको टॉर्चर कर रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं। मतलब क्या आपके साथ जिंदगी में जो ज्यादती तो नहीं हुई, क्या आपने आपकी फैमिली के अंदर कैसा हुआ, या आप जो है वो आपका जब फलां बेटा फौत हो गया था तो आपको कैसा फील हुआ था उस वक्त, ठीक है, आप की जो डाइवोर्स हुई है आपको, तो आप इसको कैसे इस ड्रामे से निकले और कैसे अपने आप को फील कर रहे हैं, आपको उसको कितनी। अब ये वो टेस्ट हैं जो मैं किसी से अगर ले रहा हूँ, तो उसके कंसिक्वेंशियल बुरे होंगे ना नताइज, मतलब वो उस वक्त उसके जहन के अंदर दोबारा वो पुरानी फीलिंग्स जाग जाएंगी, और वो तकलीफ, जिस तकलीफ को वो कहीं ना कहीं लेट इट गो कर चुका है, उस तकलीफ
उस तकलीफ को, जिस तकलीफ से कोई शख्स निकल के आया है, उस तकलीफ को भूल के जिंदगी की और चीजों के अंदर मगन हो गया है, लेकिन वो टेस्ट जब उसके पास आया है तो दोबारा उसके वो चीजें सामने आ गई हैं। यानी किसी को मोहब्बत हो जाती है, और मोहब्बत हुई, टूट गई, 2-4 साल की मतलब कुछ दिनों की टेंशन रही, अपनी जिंदगी में महव हो गया, नई जिंदगी जीने लग गया। लेकिन अगर दोबारा कोई कहता है यार उस शख्स ने ना आपको बड़ी तकलीफ दी थी, मैं खुद उन दिनों बड़े परेशान था, पता नहीं आपने कैसे बर्दाश्त कर लिया था, क्या हुआ था आपका उस वक्त, आप किस, अब देखें वो किसी का ना, आप उसको, उसकी पुरानी जो दर्द है ना उसको जगा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसे टेस्ट की कंसिक्वेंसेस ठीक नहीं होंगे तो ये टेस्ट वैलिड नहीं होगा। यानी वो टेस्ट जो किसी बच्चे को हार्म पहुंचा सकता है, उसके अंदर दिए गए सवाल किसी शख्स की मेंटली फिजिकली किसी तरह की जो है वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते, तो वो कंसिक्वेंस, ये यानी कंसिक्वेंशियल वैलिडिटी टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, बात को समझ रहे हैं मेरी? ऑल टेस्ट हैव वैलिड अप्रोप्राइट इंटेंडेड पर्पस, हर टेस्ट का प्रॉपर पर्पस होना चाहिए। देयर आर सम testing instances that produce usually unintended negative or harmful consequence to the test taker। यानी जो सम टाइम में बड़े नेगेटिव और हार्मफुल consequences हो जाते हैं। consequential validity is the extent to which समटाइम ये सिर्फ उसकी तरफ नहीं है कि बच्चा देने वाला है, हम बनाने वाले भी। आप बैठे हैं वो मतलब किसी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप सवाल कर रहे हैं बैठ के, आपको ऐसा चुभता हुआ सवाल करते हैं तो अगला दिन बंदा आपको ठिकाने लगा देता है, तो ये भी तो कॉन्सिक्वेंसेज उसके बुरे होंगे ना। तो इंस्ट्रूमेंट क्रिएट्स हार्मफुल इफेक्ट जिसके हों उससे बचना है। इट अलाउज रिसर्चर आइडेंटिफाई टेस्ट दैट मे हार्मफुल टू स्टूडेंट टीचर अदर। यानी इसको रिसर्चर को चाहिए कि ऐसा टेस्ट आइडेंटिफाई, ऐसे सवाल जो हार्मफुल हो सकते हैं, ऐसी चीजें जो किसी के लिए तकलीफ के बायस हो सकते हैं, उसको निकालना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है बात की समझ रहे होंगे। द की इशू इज कंसिक्वेंसिबिलिटी इज द क्वेश्चन व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ टेस्टिंग ऑन टीचर ऑन स्टूडेंट। तो देखना है कि वो जो टेस्ट है ना उनके बच्चों और स्टूडेंट के ऊपर, टीचर के ऊपर क्या असर होता है, ये चीज हमें देखनी है। एग्जाम्पल क्या है? हाउ डज टेस्टिंग, अब इसकी एग्जाम्पल है, हाउ डज टेस्टिंग स्टूडेंट सोलली विद मल्टीपल चॉइस आइटम। अब देखिए आप बच्चों से ना, यानी आप मेरे जो स्टूडेंट है मैं उनको कहूँ बेटा आपके ना इस सारे सिलेबस में सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा। अब एमसीक्यू टेस्ट का क्या बेड़ा हमारी जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, हमारे इन चीजों को जो हमारी जो जो है ना एमसीक्यू, ये तो इसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। यानी देखिए आप मुसलसल बच्चों से मल्टीपल चॉइस के टेस्ट लेते रहे तो बच्चों की बाकी जो ओपन एंडेड उनकी जो क्रिएटिविटी है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो ओपन एंडेड उनकी अप्रोच है, वो चीजें तो बच्चों की खत्म हो जाएंगी ना। यानी कंसिक्वेंसेस ठीक नहीं होंगे, तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह आप एक टेस्ट लेते हैं और टेस्ट के अंदर सवाल इंग्लिश जो पढ़ने वाले हैं, यानी मैं लोगों को जानता हूं कि अब एक बंदा इंग्लिश का बहुत एक्सपर्ट है, अब वो फादर एजुकेशन का, अब एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, इसके अंदर देखें जिस बंदे की इंग्लिश अच्छी होगी उसकी, उसको सब्जेक्ट से ज्यादा मसला नहीं होगा। जिसकी इंग्लिश बुरी होगी, हालांकि मैंने पढ़ाया सबको एक तरह से है, लेकिन जिस बंदे की इंग्लिश अच्छी है वो टेस्ट को अच्छा करता है, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है टेस्ट को अच्छा नहीं करता। अब पढ़ा उसने भी है, याद उसे भी है, उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, उस बुनियाद पे उसके उससे जो नंबर कम आते हैं। तो हमें ये भी देखना है कि नॉन नेटिव जो है वो इंग्लिश, नॉन इंग्लिश और इंग्लिश, इन दोनों को भी हमें कंपैरिजन करना चाहिए। ये अदरवाइज नॉन इंग्लिश वाले के लिए जो है नताज बड़े हार्मफुल हो सकते हैं। इसी तरह कैन पीपल हु सी द टेस्ट रिजल्ट ऑफ नॉन इंग्लिश, कोई बात है कि वो इंग्लिश वाले के और उसके जो है ना रिजल्ट्स को देखना चाहिए। अच्छा, क्या चीजें हैं जो हमारी वैलिडिटी को खराब करती हैं? एक तो ये अनक्लियर टेस्ट डायरेक्शन, अगर आप वाजे नहीं होगे कि टेस्ट क्या आप मैयर करना चाह रही हैं, कितने चैप्टर, कौन सा सिलेबस, ये ना होगा। अगर आपका जो टेस्ट है कंफ्यूजिंग होगा, इम्बिगुअस क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट सही समझ नहीं आ रही होगी, स्टेटमेंट दो दो मतलब दे रही होगी, तो तब भी मगर। इसी तरह अगर आप वोकेबलरी बहुत ज़्यादा मुश्किल यूज़ करते हैं, अगर आप टेंस की स्ट्रक्चरिंग या बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट कर देते हैं और मतलब उसके उसके पल्ले कुछ नहीं होता, या बहुत शार्ट कर देते हैं स्टेटमेंट, तब भी। इसी तरह आप जो है वो अपनी सब्जेक्टिव स्कोरिंग मेथड हो, यानी इसके अंदर आपकी अपनी मर्जी है, किसी को ज्यादा नंबर दे दो किसी को कम नंबर दे दो, ये भी वैलिडिटी इससे खराब होगी। अनटाट है, ऐसी चीजें जो आपने बच्चों को पढ़ाई नहीं है तो आप उनसे टेस्ट बच्चों से ले रहे हैं, तो वो भी मसला करेंगी वैलिडिटी को। फेलियर टू फॉलो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप टेस्ट बनाते हो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट नहीं बना रहे, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो एक प्रॉपर, बल्कि आप किसी, या चीटिंग, अगर पेपर के अंदर चीटिंग हो जाती है तब भी, यानी ये वाली चीजें जो है ये हमारी वैलिडिटी को थ्रेटन करती हैं। ये इसके रेफरेंसेस हैं जहां जहां से ये वाला जो है वो नोट्स लिए गए हैं। अच्छा जी, बता दें किसी को मसला है जो मैंने इस वैलिडिटी पढ़ाया है, वैलिडिटी के अंदर किसी कोई मसला? ऑल इज वेल। अच्छा, ये मैं ना क्लास एंड करने लगा हूँ, ठीक है।
तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर अगर वो 10 मिनट का टाइम मांगेगा, क्योंकि आजकल होता है ना, वो फिर 10 मिनट कहता है सब्र करो, तो फिर उसके बाद जो है वो मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, फिर आप 10 मिनट बाद ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। हम रिलायबिलिटी भी आज ही पढ़ेंगे। तो अभी मैं इसको, इस वैलिडिटी वाला जो है इसको ऑफ कर रहा हूँ।